हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन में। आज का ये सेशन हमने डेडिकेटली बनाया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट, आईलेट या फिर एलसैट या फिर डीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन। तो आज का हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आप सभी के सामने। द एक्सटेंट ऑफ अ नेशंस पावर over its coastal ecosystems and the natural resources in its coastal waters has been defined by two international law doctrines: freedom of the seas and the adjacent state sovereignty। तो अगर हम बात करें इस फर्स्ट लाइन की, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दो ऐसी लीगल टर्म्स आई हैं जो आपको लॉ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रहेंगी, जैसे कि डॉक्ट्राइन और दूसरा सोवर्निटी। अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन्स की, तो डॉक्ट्राइन होते हैं एक तरीके से सिद्धांत को डॉक्ट्राइन बोलते हैं। और अगर हम बात करें सोवर्निटी की, तो सोवर्निटी होता है सुप्रीम पावर या फिर अथॉरिटी, सुप्रीम पावर या फिर अथॉरिटी हम बोलते हैं सोवर्निटी को। तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि जो एक नेशन होता है उसका जो अपने कोस्टल इकोसिस्टम पे जो भी पावर होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे पावर होती है, वो दो इंटरनेशनल लॉ डॉक्ट्राइन्स के द्वारा डिफाइन की गई है, जो कि है फ्रीडम ऑफ सीज, मतलब सी की फ्रीडम होना, और एडजेसेंट स्टेट सोवर्निटी यानी कि एडजेसेंट स्टेट सुप्रीम पावर होना। Until the mid 20th century, most nations favored application of broad open seas freedom and limited sovereign rights over the coastal waters. A nation had the right to include within its territorial dominion only a very narrow band of coastal waters, generally extending 3 miles from the shoreline, within which it had the authority but not the responsibility to regulate all the activities. But because this area of territorial dominion was so limited, most nations did not establish rules for management and protection of their territorial waters। ये कहना चाह रहा है कि अंटिल मिड 20th सेंचुरी जो बहुत सारे नेशंस थे उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी अपने कोस्टल एरियाज, मतलब उनके पास कोस्टल वाटर की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं थी। इसीलिए उन कंट्रीज़ ने इतने कम एरिया होने के चक्कर में ना उसकी मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप लिया, जबकि उनको लेना चाहिए था, चाहे जितना भी हो। बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। नेक्स्ट पैराग्राफ हमसे बोल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट नेशंस एनफोर्स रेगुलेशंस इन देयर टेरिटोरियल वाटर्स, लार्ज ओशियन एरियाज रिमेन फ्री ऑफ कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस। चाहे उन्होंने रेगुलेशंस बनाए या नहीं बनाए, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पार्ट, बहुत ज़्यादा एरिया कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन से फ्री रहा। The citizens of all nations had the right to use these unrestricted ocean areas for any innocent purpose, including navigation and fishing. Except for controls over its own citizens, no nation had the responsibility, let alone the unilateral authority, to control such activities in international waters. And since there were few standards of conduct that applied on the open seas, there were few jurisdictions conflicts between the nations। मतलब कि जो इंटरनेशनल वाटर्स थे वहाँ पे कुछ भी करने की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि वहाँ पे आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सबको उसकी परमिशन या फिर अथॉरिटी नहीं दी गई थी, और इसकी वजह से नेशंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा है।
The lack of standards is traceable to popular perceptions held before the middle of this century. By and large, marine pollution was not perceived as a significant problem, in part because the adverse effect of coastal activities on ocean ecosystem was not widely recognized, and pollution caused by human activities was generally believed to be limited to that caused by the navigation. मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स हमने नहीं अपनाए वो हम देख सकते हैं इस सेंचुरी में। जो मेरीन पॉल्यूशन है, मतलब जो वाटर पॉल्यूशन है, उसको एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया गया, जबकि उसको लेना चाहिए था। और ये भी माना जाता था कि जो ये पॉल्यूशन हो रहा है एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वो काफ़ी कम है जो पॉल्यूशन नेविगेशन की वजह से हो रहा है। Moreover, the freedom to fish or overfish was an essential element of the traditional legal doctrine of freedom of the seas that no maritime country wished to see limited. And finally, the technology that later allowed exploitation of other ocean resources such as oil did not yet exist. मतलब कि जो फ्रीडम मिली गई थी फिशिंग की, जो एक तरीके से ओवर फिशिंग में बदल गई, ये एक बहुत ही असेंशियल एलिमेंट था लीगल डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रीडम ऑफ सीज का, और उसको किसी ने भी लिमिट करने का नहीं सोचा। और अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज, ऑयल से होने वाले ओशन रिसोर्सेज पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको एक तरीके से ठीक कर पाए, ऐसी भी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। टू डेट, controlling pollution and regulating ocean resources have still not been comprehensively addressed by the law. But international law established through the customs and practices of the nations does not preclude such efforts. And two recent developments may actually lead to future international rules providing for ecosystem management. First, the establishment of extensive fishery zones extending territorial authority as far as 200 miles out from the country's coast has provided the opportunity for nations individually to manage larger ecosystems. This opportunity, combined with national self-interest in maintaining fish populations, could lead nations to reevaluate policies for management of their fisheries and to address the problem of pollution in territorial waters. Second, the international community is beginning to understand the importance of preserving the resources and ecology of international waters, and to signs of accepting responsibility for doing so. मतलब कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको अब ये चीज़ समझ आ गई है कि ये वाटर को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने ये बात को समझ लिया है कि वाटर को प्रिजर्व करना, यानी कि अपने इंटरनेशनल वाटर्स की इकोलॉजी को प्रिजर्व करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। As an international consensus regarding the need for comprehensive management of ocean resources develops, it will become more likely that international standards and policies for broader regulation of human activities that affect ocean ecosystems will be adopted and implemented. इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे इस चीज़ की और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज़ जो बनेंगे फॉर ब्रॉडर रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो हमारे ओशन इकोसिस्टम के लिए अडॉप्ट किए जाएंगे और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ये था हमारा पैसेज। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। According to the passage, until the mid-20th century, there were few jurisdictions
ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि मिड 20th सेंचुरी तक देयर वर डिस्प्यूट्स ओवर इंटरनेशनल वाटर्स। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस कि ये डिस्प्यूट्स क्यों थी। द नियरेस्ट कोस्टल नेशन रेगुलेटेड एक्टिविटीज, few controls or restrictions applied to ocean areas, the ocean areas were used only for innocent purposes, the freedom of seas doctrine settled all claims concerning navigation and fishing, या फिर ब्रॉड अथॉरिटी ओवर इंटरनेशनल वाटर्स वॉज शेयर्ड इक्वली अमंग दी नेशंस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है कि फ्यू कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए गए थे ओशन एरियाज पर। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में। क्वेश्चन नंबर 2, according to the international law doctrines applicable before the mid 20th century, if the commercial activity within a particular nation's territorial waters threatened all marine life in those waters, the nation would have been A. Formally censored by an international organization for not properly regulating marine activities. B. Called upon by other nations to establish rules to protect its territorial waters. Option C. Able but not required to place legal limits on such commercial activities. या फिर ऑप्शन डी, allowed to resolve the problem at its own discretion providing it could contain the threat to its own territorial waters. या फिर ऑप्शन ई, permitted to hold the commercial offenders liable only if they were citizens of that particular nation. ये चीज़ भी हमने पैराग्राफ में डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, which says able but not required to place legal limits on commercial एक्टिविटीज़। मतलब कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी जैसे कि फ़िशिंग, जो कि ओवर फिशिंग में बदल गई थी, उसके ऊपर भी हम लगा सकते थे, बट हमने उसके ऊपर भी लीगल लिमिट्स नहीं लगाई। Question number 3. The author suggests that before the mid 20th century, most nations' actions with respect to the territorial and international waters indicated that managing ecosystems in either territorial or international waters was given low priority. Unlimited resources in the international waters resulted in little interest in territorial waters. Nations considered it their responsibility to protect territorial but not international waters. A nation's authority over its citizen ended at territorial lines. या फिर although nations could extend their territorial dominion beyond 3 miles from their shoreline, must chose not to do so. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कह रहा है कि मैनेजिंग इकोसिस्टम इन ईदर टेरिटोरियल और इंटरनेशनल वाटर्स वॉज गिवन लो प्रायोरिटी। जैसा कि हमने पैराग्राफ में भी देखा था कि एक तरीके से इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मतलब कि इस चीज़ को बहुत ही लो प्रायोरिटी दी जा रही थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द ऑथर साइट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन इफेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स बियॉन्ड द 3 माइल लिमिट। मतलब कि ऑथर इनमें से किसको बोलता है इफेक्ट ऑफ एक्सटेंशन, 3 माइल से ज़्यादा लिमिट पे जो एक्सटेंशन हुई है वो इनमें से किसका इफेक्ट है। ऑप्शन ए, increase political pressure on individual nations to establish comprehensive laws regulating ocean resources. Option B, a greater number of jurisdictional disputes among the nations over the regulation of fishing on the open seas. Option C, the opportunity for some nations to manage large ocean ecosystems.
Option D, a new awareness of the need to minimize pollution caused by navigation. या फिर ऑप्शन ई, अ पॉलिटिकल इंसेंटिव फॉर स्मॉलर नेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन इन देयर कोस्टल वाटर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कहता है द अपॉर्चुनिटी फॉर सम नेशंस टू मैनेज लार्ज इकोसिस्टम्स, लार्ज ओशियन इकोसिस्टम्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। According to the passage before the middle 20th century, nations failed to establish rules protecting their territorial waters. जो nations fail हुई थी अपनी territorial water को protect करने में, उसके reasons क्या थे? Because the water appeared to be unpolluted and to contain unlimited resources. Option B, the fishing industry would be adversely affected by such rules. Option C, the size of the area that would be subject to such rules was insignificant. या फिर option D, the technology needed for pollution control and resource management did not exist. या फिर there were very few jurisdiction conflicts over nations territorial waters। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कहता है कि साइज ऑफ द एरिया दैट वुड बी सब्जेक्ट टू सच रूल्स वाज इनसफिशिएंट या फिर इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि इस एरिया पे ध्यान देना एक तरीके से निगलेक्ट किया गया था। बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन बोलता है The passage as a whole can be described as a, पूरे पैसेज को हम एक तरीके से कैसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं? A chronology of events that have led to the present day crisis, a legal inquiry into the abuse of existing laws and the likelihood of reform, a political analysis of the problems inherent in directing national attention to an international issue, a historical analysis of a problem that requires international attention, या फिर a proposal for adopting and implementing international standards to solve an ecological problem। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कह रहा है a historical analysis of a problem that requires international attention। तो यहाँ पे historical analysis हमने करी है अपने पुराने कोस्टल वाटर्स पे जो ध्यान नहीं दिया गया उस पे, और इस पे इंटरनेशनल अटेंशन होनी बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इसको और बेटर वे में प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। ये था हमारा आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।